हाँ जी, तो आज है संडे और संडे का मतलब क्या है ये तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। सो गाइस, जैसा कि हमने अब तक की स्टोरी में देखा, जहाँ पे अपना वांग लिन अपना बदला लेने के लिए सीधा पहुंच जाता है 1000 इल्यूजन प्लेनेट के पास, जहाँ ह्वान एंसेस्टर की वो ऐसी बैंड बजाता है जिन जिन लोगों ने भी एपिसोड देखा था सिर्फ वही रिलेट कर सकते हैं। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। इसी के साथ वांग लिन की मदद जो स्कैटर्ड डेविल का सोल था उसने किया था, जिसके जरिए से वांग लिन को सेकंड स्टेप का एक पावरफुल अटैक देखने को मिला था, यानी कि सोल एक्सट्रैक्शन। साथ ही ह्वान एंसेस्टर ने खुद को और अपने लोगों को बचाने के लिए लू मेई के डोमेन को डिवोर कर लिया, जिसके चलते लू मेई का चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉइलर देना चाहूंगी, और जो लोग स्पॉइलर नहीं चाहते, बिल्कुल भी स्पॉइल्ड होना नहीं चाहते, तो यहाँ से 15 सेकंड के वीडियो को स्किप कर देना। तो बात असल में ये है कि लू मेई अभी कम्प्लीटली नहीं मरी। लू मेई असल में उसकी जो ओरिजिनल बॉडी है उसका एक अवतार है, और जो रियल वाली पर्सन है उसका नाम मू बिंगमी है, और वो अभी भी जिंदा है, विच मीन्स कि आगे चल के उसका वांग लिन से सामना जरूर होगा। जिसके साथ ही वांग लिन को वो मेथड भी मिल जाता है कि जिसके जरिए से वो उसके बेटे की सोल को पूरी तरीके से प्योरीफाई कर पाए, और वांग लिन ऐसा करता भी है, और फिर वो उसे वांग पिंग नाम देता है, और वांग लिन वापस से प्लेनेट रानियन की तरफ रवाना हो जाता है। और यहीं से आज के हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। और अब आगे सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहानी 4 साल आगे चली जाती है, और हमें प्लेनेट रानियन के कंट्री रानियन के पास में ही जो फॉलन मून विलेज है उसके पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद थे जो कि 4-5 साल के आसपास लग रहे थे। और यहाँ इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा कहने लगता है कि तुम्हें ना किलियन पीक की जो सेलेस्टियल मिस्ट है उसे थोड़ा इनहेल करना चाहिए, जिसके बाद तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। जरा मुझे देखो, मैं कितना ज्यादा तंदुरुस्त हूँ, जरा मुझे देखो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बीते 3 सालों से मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़ा। अब यहाँ मैं बता दूं कि ये बच्चा असल में ज़ाओ फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो वांग पिंग को आवाज देता है और कहता है कि वांग पिंग, तुम्हारा क्या कहना है, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना। यहाँ उस लड़की के पीछे छोटू सा वांग पिंग मौजूद था, और उससे उसका दोस्त कह रहा था कि तुमने सुना ना वांग पिंग, तुम हम सब में सबसे ज्यादा छोटे लगते हो, जरा अपनी हालत देखो, तुम्हें भी उस मिस्ट को एक बार इनहेल करना चाहिए, जिसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी हमारी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, और फिर देखना तुम कभी भी बीमार भी नहीं पड़ोगे। जिस पे वांग पिंग खांसते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं मेरे फादर को कहूंगा, वो मुझे उस जगह पे जरूर ले जाएंगे। जिसमें ज़ाओ फैमिली का वो बच्चा उसके सिर पे आके हाथ फेरता है और हंसते हुए कहने लगता है कि पर वो माउंटेन तो कब का गायब हो चुका है, क्योंकि उसे सेलेस्टियल का माउंटेन्स कहा जाता है, और सेलेस्टियल भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब यहाँ पे हमें वांग पिंग का क्लोज लुक दिखाया जाता है, जो कि देखने में ना बहुत ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा कि देख कर ही पता चल रहा है कि वो अपनी माँ लू मेई के ऊपर गया है। अब वांग पिंग थोड़ा सा उदास हो जाता है। अब ये लड़का सभी से कहने लगता है कि क्यों ना हम सभी लोग साथ मिलके मार्शल आर्ट सीखे, हाँ, और फिर पूरी दुनिया के ऊपर हम सब साथ मिलकर राज करेंगे। अब सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि तभी सभी के पेरेंट्स उन्हें खाने के लिए बुला लेते हैं, और वो छोटा लड़का कहने लगता है कि ठीक है भाई, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले हम खा के आएंगे फिर हम अपनी खूब प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हमारा नन्हा वांग पिंग जो कि सोच रहा था कि क्या वाकई में ऐसी कोई सेलेस्टियल माउंटेन एक्सिस्ट करती होगी कि जिसके जरिए से मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊं। तभी वांग पिंग को कोई आवाज देता है और कहता है कि नन्हे वांग पिंग, जल्दी यहाँ आओ, आखिर तुम वहाँ क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम मेरे लड़के के साथ वो मार्शल आर्ट वाली गेम खेल रहे हो, हाँ। जिस पे वांग पिंग उसे अंकल ज़ाओ कहते हुए रिस्पेक्ट देता है। वांग पिंग की मासूमियत को देखकर वो कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा मासूम हो, जरा देखो तो कोई देख के कहेगा ही नहीं कि तुम एक मामूली से क्राफ्ट्समैन के बेटे हो। चलो ठीक है, फिर तुम्हारे फादर से जाके मिला जाए। ये कहते हुए वो शिकार को अपने कंधे पे लाद कर उसके साथ जाने लगता है वांग लिन से मिलने। इसी के साथ हमें वांग पिंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग लिन एक मॉडल लाइफ में मौजूद था और यहाँ पे क्राफ्ट्समैन कर रहा था। तभी वांग पिंग आते साथ ही उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि फादर, अंकल ज़ाओ आपसे मिलने आए हैं। तभी यहाँ पे अंकल ज़ाओ आते साथ ही वांग लिन से कहते हैं कि ब्रदर वांग, तुम्हें पता है मेरे बेटे की ना बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। अरे मेरा बड़ा बेटा, और मुझे उसके लिए कुछ फर्नीचर्स चाहिए, क्योंकि शादी के बाद वो कहाँ रहेगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी डिपॉजिट लेके आया हूँ। ये कहते साथ ही वो शिकार को उसे सौंप देता है। वांग लिन मान जाता है, और इतने बड़े शिकार को देखकर नन्हा वांग पिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि मैंने आज से पहले इतना बड़ा शिकार कभी नहीं देखा, पापा क्या हम कभी शिकार पे चले। तब तक वांग लिन उसके लिए एक मेडिसिन सूप को ले आता है और कहता है कि जल्द से जल्द इसे पी लो। यहाँ पे उस बॉल को देखते साथ ही वांग पिंग का चेहरा उतर जाता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा कड़वा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसे पीना। ऐसे मुझे याद आया, आपको पता है मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि इमोर्टल्स का एक किलिन माउंटेन है, अगर हम वहाँ पे गए तो शायद, पर मुझे ये बताइए क्या ऐसी कोई जगह एक्सिस्ट करती है। वांग लिन उससे कहता है कि जल्द से जल्द इसे पियो फिर बात करते हैं। अब वांग पिंग मुंह बनाते हुए इसे पी तो लेता है, और दौड़ते हुए जाकर पानी के 2 प्याले भी कटक लेता है और कहता है कि आखिर मैं कब इसे पीना बंद करूंगा, इसका टेस्ट बहुत गंदा है। वांग लिन उसका हाथ थामते हुए कहने लगता है कि बहुत ही जल्द तुम इसे पीना बंद कर दोगे। अब तो भी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, और उस रात
वांग लिन वांग पिंग के पास बैठा हुआ था। यह वांग पिंग किसी नाइटमेयर के चलते सो नहीं पाता, उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था और वांग पिंग ठंड के मारे सिकुड़ना भी शुरू कर देता है। अब तभी उसकी बॉडी से डेथ और अब बाहर निकलने लगती है। यहाँ पे वांग लिन इमीडिएटली अपना काम करना शुरू कर देता है और कहता है कि ल्यू मेई के दिए गए उस मेडिसिन और मेरी थंडर पावर, इन दोनों का यूज करते रहने से ही बीते 4 साल में काफी हद तक मैंने इस रिसेंटमेंट को खत्म कर दिया। ये कहते हुए वांग लिन उसके फोरहेड पर वापस से अपनी थंडर एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा डालने लगता है ताकि इसके अंदर जो बच्ची कुछ रिसेंटमेंट है उससे भी वो पूरी तरीके से मिटा पाए। वांग लिन मन में कहता है भले मेरा बेटा दिखने में नॉर्मल लगता है लेकिन वो नॉर्मल नहीं है और अगर इस ट्रीटमेंट को मैंने रोक दिया तो इसकी सेहत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। अतः मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी ये ट्रीटमेंट काफी ज्यादा लंबा वक्त लेने वाली है पूरी तरीके से उस रिसेंटमेंट को खत्म करने के लिए। वांग लिन के इस ट्रीटमेंट के चलते वांग पिंग के बॉडी से जो रिसेंटमेंट और जो डेथ ऑरा बाहर निकल रहा था उसे वो पूरी तरीके से मिटा देता है। पर ये सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए है। अब तभी वो उसे कम्बल उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे, मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जो कि तुम डिजर्व करते हो और इसी के चलते तुम्हारी जो पुरानी मेमोरीज है, जो हेट रेट है, मैंने उन सबको मिटा दिया। तुम्हारे लिए ये तुम्हारी एक नई जिंदगी है। वांग लिन रूम से बाहर आता है और इस फॉलिंग मून विलेज को बहुत ही अच्छे से देखने लगता है और कहता है कि ये बिल्कुल मेरे होम टाउन जैसा है और अगर मैं वाकई में एक ट्रू कारपेंटर की तरह अपनी जिंदगी बिताता जैसा कि मेरा फादर मुझे देखना चाहता था तो क्या मेरी जिंदगी अलग होती। अब इन्हीं ख्यालों में वांग लिन डूब जाता है और अगली सुबह हमें सन ताई को दिखाया जाता है जो कि अपने मौत के बहुत करीब पहुंच चुका है और यहाँ वांग लिन से मिलने वो आता है। जिसे देखकर वांग लिन उसे सीनियर कहते हुए रिस्पेक्ट देता है, जिस पे सन ताई कहता है कि अरे मुझे सीनियर मत बोलो, कहा तुम और कहा मैं, और हाँ तुमने मुझे जो ढूंढने को कहा था मैं उसे ढूंढ लाया। नॉर्थर्न डोमेन से एक्सटेंडेंट फ्रूट, हाँ उस जायंट बीस्ट के बारे में भूल जाओ, वो तो तुम्हें मिलने से रहा, इसी से काम चला लो क्योंकि अगर एक डिमोनिक ड्रैगन बीस्ट भी इसे खा लेना तो वो अगले 100 साल के लिए एक ऐसी गहरी नींद में पहुंच जाएगा कि उससे कोई भी उठा नहीं पाएगा। और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है मैं उन्हें भी ले आया। अब तो फिर वो स्क्रोल को ओपन करता है और कहता है कि जो बाकी के 17 फैमिलीज है जिनके पास ये फ्रूट है वो सारे यहाँ पे मेंशन है और जो मेरी इंटेल और जो मेरी मामूली कल्टीवेशन है उनके दम पर मैं बस इतना ही पता लगा पाया। जिसमें वांग लिन उसका शुक्रिया अदा करता है। सन ताई उसे कहने लगता है कि अरे शुक्रिया की क्या बात, ये तो बस हमारे बीच एक सौदा है। जिसपे वांग लिन कहता है कि हाँ मुझे याद है, जब तुम गुजर जाओगे तो तुम्हारी अस्थियों को मुझे तुम्हारे होम टाउन में ले जाके दफनाना है, वही डार्क मून प्लेनेट जो कि अलायंस स्टार सिस्टम के अंदर मौजूद है और तुम्हारा विलेज जिसका नाम तियानशान है बिल्कुल वही जगह है ना, मुझे सारी बातें याद है। अब तभी सन ताई जाने लगता है लेकिन वांग पिंग उसे देखकर कहने लगता है कि आखिर ये कौन है। जिस पे सन ताई भी हैरान था और वांग लिन कहता है कि वांग पिंग यहाँ आओ, ग्रैंडपा सन से जरा मिल तो लो। ये सुनकर वांग पिंग दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा सन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब यार इतने सालों बाद एक बच्चे के मुंह से ग्रैंडपा सुनकर सन ताई इमोशनल हो जाता है और कहता है कि इसने मुझे ग्रैंडपा कहा। तभी वांग पिंग की नजर उन फ्रूट्स पे जाती है और जैसे वो उन्हें लपकने के लिए दौड़ता है ये देखते साथ ही सन ताई उससे उन फ्रूट्स को दूर कर लेता है और वांग पिंग कहता है कि देखो तो ये फ्रूट्स उड़ते भी है। और तभी उसकी नजर सन ताई पे जाती है और वो दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा आपको तो मैजिक ट्रिक्स भी आती है और क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ। जिस पे वो कहने लगता है कि नहीं ये बच्चों की छूने की चीज नहीं है। जिस पे वो कहता है कि पर क्यों। सन ताई बताता है वो इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े बीस्ट के लिए है जो कि माउंटेन में छिपे रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा शरारती होते हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह और जिन्हें की बिल्कुल नींद नहीं आती, ये उन जैसे शरारती बीस्ट के लिए है। अब यहाँ पे इतने बड़े बीस्ट का सुनते साथ वांग पिंग एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि आखिर वो कितने बड़े हैं, इतने इतने या फिर इतने कितने बड़े हैं। पर एक बात बताओ आखिर वो सोते क्यों नहीं है और अगर सो जाएंगे तो क्या वो खाने के सपने देखेंगे सपने में। यहाँ पे ना वांग पिंग सवालों की झड़ी लगा देता है जिसके चलते सन ताई का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है कि एक बात बताओ तुम मुझे कुछ बोलने दोगे भी, अगर तुम वहाँ पे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो। जिस पे वांग लिन कहने लगता है कि हमेशा तुम मुझे लेक्चर देते थे ना, आज तुम्हारी बारी है और ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई बच्चा तुम्हारी बोलती बंद कर दे। तो सन ताई हंसता है और कहने लगता है कि वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, लड़का बड़ा ही जिज्ञासु है। अब तभी सन ताई वांग पिंग के साथ खेलने लग जाता है। इस दौरान वांग लिन देखता है कि सन ताई के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और एक कल्टीवेटर के लिए 15 साल बहुत ही कम है और 15 साल से ज्यादा ये जिंदा नहीं रहने वाला। और जरा देखो अपनी जिंदगी के आखिरी के जो 10-20 साल है इसमें ये पूरी तरीके से अकेला है, पर ऐसा लग रहा है कि मेरा कर्मा इससे जुड़ा है। यहाँ पे वांग पिंग के साथ खेलते खेलते सन ताई की जो छड़ी थी ना उसके हाथ से गिर जाती है तो वांग पिंग दौड़ते हुए जाकर ग्रैंडपा कहते हुए उसे उठा लेता है और इसे दे देता है। अब यहाँ वांग लिन सन ताई से कहने लगता है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा रूम है जो कि खाली है, अगर तुम्हें मसला नहीं तो तुम यहाँ पे रह सकते हो, बस ये है कि हमारा घर तुम्हारे जितना आलीशान नहीं है। जिस पे सन ताई काफी ज्यादा हैरान और इमोशनल हो जाता है। तभी वांग पिंग उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि ये कितना मजा है, क्या ग्रैंडपा हमारे साथ रहेंगे, प्लीज ग्रैंडपा रुक जाइए ना, प्लीज मान जाइए ना। सन ताई को यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। वो मन पे कहने लगता है कि लगा नहीं था, पूरी दुनिया घूमने के बाद दर बदर भटकने के बाद फाइनली मुझे एक ऐसी जगह मिल ही जाएगी यहाँ पे मैं सेटल हो पाऊंगा और अपना अंतिम लम्हा गुजार पाऊंगा। जिसके बाद संजीत से कहने लगता है कि ठीक है आज से मैं यहीं रहूंगा। ये सुनकर वांग पिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वांग लिन यहाँ से चला जाता है लेकिन वांग पिंग सन ताई से कहने लगता है कि ग्रैंडपा अब मुझे आप उन बड़े बड़े बीच
बीस्ट की कहानियाँ सुनाइए, जिसपे वो मान जाता है और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। 5 साल और बीत जाते हैं और इस दौरान हमारा वांग पिंग अब 9 साल का हो चुका था। सन दाई आज भी पहले जैसी कंडीशन में था और यहाँ पे बाहर चेयर पे लेटे हुए वो कहने लगता है कि क्या बात है नन्हे उस्ताद, आखिर तुम आज अपने फादर के पास क्यों नहीं जा रहे और यहाँ मेरे सामने मुंह फुला के क्यों बैठे हो। जिसमें वांग पिंग मुंह फुलाते हुए कहने लगता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा वापस, मैं क्यों जाऊँ। वहाँ पे आंट ज़ेंग वापस से आई है, जिसमें संताई सारा माजरा समझ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या हुआ, वो फिर से तुम्हारी एक नई माँ ढूंढने के लिए आई है क्या, तुम्हारे फादर को कन्विंस कर रही है। जिसमें वांग पिंग भड़क जाता है और कहने लगता है कि ग्रैंडपा सन, एक बात मेरी अच्छे से सुन लीजिए, बीते 3 सालों में ना वो 12 बार आ चुकी है और हर बार वो यही कहती है कि वांग पिंग के लिए नई मम्मी ले आते हैं। पर क्यों, मुझे नहीं चाहिए नई मम्मी, आखिर वो इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रही है मुझे। और जब जब वो आती है ना, हर बार वो विलेज की जितनी भी लड़कियां हैं उनकी बस तारीफें करती जाती है मेरे फादर के सामने। पता नहीं आखिर वो डैड को क्या समझती है। तभी यहाँ उसकी ये बातें सुनकर संताई जोर जोर से हंसता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वांग लिन से मिलने वाकई में आंट ज़ेन आई हुई थी और वो यहाँ अपने हाथ में मौजूद उस कारपेट को लेकर कहने लगती है कि जरा देखो, इस पर स्टिचिंग कितनी कमाल तरीके से की गई है। जियाओ फैमिली की वो जो लड़की है ना, उसने दिन रात मेहनत करके इसे तैयार किया है और जरा इस पिलो को तो देखो, जरा सोचो वो तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा फिक्र करती है। हाँ, और पता है उसने तो मुझे ये तक कहा कि एक बार जब तुमसे उसकी शादी हो जाएगी तो वो वांग पिंग को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार करेगी। लेकिन यहाँ वांग लिन इसकी किसी बात पे ध्यान नहीं देता, वो तो यहाँ पर अपनी मूर्ति की नक्काशी में ही बिजी था। तभी यहाँ पे वो कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम्हें खुद से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वांग पिंग का तो सोचो, तुम्हें थोड़ा अपने बेटे के बारे में ख्याल करना चाहिए। आखिर उसे कैसा लगता होगा कि सबकी माँ है लेकिन उसकी माँ ही नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि वो बिना माँ की ही ऐसे पले पड़े। जिस पे वांग लिन उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है इस मोमेंट में कि मैं दूसरी शादी करूँ। जिस पे यहाँ पे आंट ज़ेओ कहने लगती है कि अरे मेरे प्यारे भाई, जरा खुद को और अपने बेटे की तरफ देखो, 9 साल हो चुके हैं तुम लोगों को इस गाँव में और तुम अभी भी ये कह रहे हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम यहाँ आए थे तब मैं कुंवारी थी और अब देखो मेरे बच्चे तुम्हें हर जगह खेलते कूदते नजर आएंगे और तुम क्या वांग पिंग को ऐसे अकेला रखना चाहते हो। तुम्हें मैं अपने भाई जैसा समझती हूँ, इसलिए कह रही हूँ प्लीज शादी कर लो, क्योंकि एक औरत के बिना घर नहीं लगता। तभी यह वांग पिंग अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि फादर, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। जिस पे वांग लिन स्माइल करता है और कहता है कि इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, इस वक्त मेरे बेटे को भूख लगी है। और फिर आंट ज़ेओ को यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन जाते हुए वो वांग लिन से कहती है कि एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा इरादा कभी भी बदल जाए तो तुम मुझे बता सकते हो। तो फिर वो वांग पिंग को प्यार करनी चाहती है, लेकिन वांग पिंग तो उसे देखते साथ ही गुर्राना शुरू कर देता है और वो कहने लगती है कि तुम्हें ना अपने फादर की तरह थोड़ा पोलाइट बनना चाहिए, अभी तो तुम लड़कियों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर हो पाओगे, बिल्कुल अपने फादर की तरह। और फिर विलेज की जितनी भी लेडीज है वो सारी तुम्हारी फैन बन जाएगी, थोड़ा अपने फादर से सीखो। आंट ज़ेओ तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन वांग पिंग वो अपने फादर से सवाल करता है कि फादर, क्या आप सच में। जिस पे वो कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इस मेडिसिन को ले लो। वैसे भी आंट ज़ेओ बस हमारे बारे में सोचती है, इसीलिए वो ऐसी बातें करती है, बाकी उनका और कोई इंटेंशन नहीं। जिस पे वांग पिंग उदास होते हुए कहने लगता है कि मेरा जो दोस्त है ना, हुआ यूं उसके फादर उसके लिए एक नई मदर लाए हैं, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। वो तो दिन भर उसे भूखा रखती है और छोटी छोटी चीजों के बदले में उसे बहुत ज्यादा डांटती भी है। तभी वांग लिन उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि ये सब छोड़ो, पहले इसे पियो। वांग पिंग अपने मेडिसिन को ले लेता है और कहता है कि फादर, आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ आपका बेटा वांग पिंग हमेशा रहेगा, तो आपको कभी भी अकेलापन तो फील ही नहीं होगा, फिर तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। फादर, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करता रहूंगा। इसी के साथ वक्त ऐसे ही गुजरता जाता है, सर्दियां चली जाती है, गर्मी आ जाती है और धीरे धीरे करके जो हमारा वांग पिंग है उसकी तबीयत भी ठीक होने लगती है और वो संताई से कहने लगता है कि ग्रैंडपा सन, आप देख रहे हो ना, मैं पहले से ज्यादा तेजी से भागने लगा हूँ, है ना। जिसमें संताई हाँ में जवाब देते हुए वांग लिन के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस लड़की को दाव कल्टीवेशन के बारे में सिखाना चाहिए। ये कहते हुए वो उसके पास जाके बैठ जाता है। वांग लिन इस पर कोई जवाब नहीं देता, जिसमें संताई कहने लगता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन बेस के हिसाब से मैं जो कह रहा हूँ ना, तुम्हें इसमें थोड़ा गौर करना चाहिए, और अगर वो तुम्हारे गाइडेंस में ऐसे ही कल्टीवेट करता रहा तो उसकी जो दाव पैथ कल्टीवेशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। हमारे टाइम में तो यार हमें गाइड करने के लिए कोई था भी नहीं, ये ना उसके पास तुम हो, तुम्हारे जैसे कल्टीवेटर है जो कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर तुम उसे गाइड करोगे तो सोचो हमारा वांग पिंग कल्टीवेशन की कितनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाला है। और आजकल के जो कल्टीवेटर्स है ना, जो कि नए नए पैदा हो रहे हैं, इनसे तो वांग पिंग के अंदर बहुत बहुत ज्यादा टैलेंट है, बस हमें उसे सही ना राह दिखाना होगा, जिसके बाद तुम लिख के ले लो मुझसे। ऐसे इसमें लिखवाने जैसे क्या बात है, तुम्हारा बेटा है, तुम तो जानते ही हो कि वांग पिंग कितना ज्यादा टैलेंटेड है। जिसमें वांग लिन इससे कहने लगता है कि मैंने उसका नाम पिंग रखा है, क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो अपने नाम के मुताबिक जिए, एक सादी जिंदगी जिए जो कि मैं नहीं जी पाया। मैं चाहता हूँ कि वो एक ऑर्डिनरी लोगों की तरह अपनी जिंदगी पूरी अच्छे से गुजारे, सपने पूरे हो जाए, कुछ सपने अधूरे रह जाए, और ऐसे ही वो अपनी पूरी जिंदगी बिताकर खुशी खुशी फैमिली भी बसाए और मजे करे, उसके साथ जिंदगी बिताए, और फिर
ऐसे ही चला जाए, मैं उसे कभी भी कल्टीवेशन करने नहीं दूंगा। कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा क्रूअल है और मेरा बेटा ये सब चीज के लिए नहीं बना। इस लाइफ में तो मैं अपने बेटे को ऐसी कोई भी चीज एक्सपीरियंस करने नहीं दूंगा जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब संताई फिर भी इंसिस्ट करता है और कहता है ये पर तुम भूल रहे हो, इस लड़के के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। जिस पे वांग लिन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने कहा ना, टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा कल्टीवेट नहीं करेगा और ना ही मैं उसे कभी करने दूंगा। और आज ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। दोबारा मेरे सामने इस चैप्टर को मेंशन मत करना। यहाँ पे वांग लिन की आंखें देखकर ही वो समझ आता है कि वो कितना ज्यादा सीरियस है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन देखकर संताई इतना तो समझ आता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है कि जिसके चलते वो उसे कल्टीवेट करने नहीं देना चाहता। लेकिन क्या? अभी यहाँ पे वांग पिंग दौड़ते हुए आ जाता है, इन दोनों से कहने लगता है कि ग्रैंडपा क्या बात है, मुझसे छिपकर आप लोग क्या बात कर रहे हो? हाँ, मुझे भी जानना है। तभी वांग लिन वांग पिंग को उसकी दवा दे देता है और कहने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इसे पीना होगा। अब वो इसे लेते साथ ही मुंह लटका लेता है। अभी यहाँ संताई सोच में पड़ जाता है कि अपने बेटे को एक मॉडल की जिंदगी देकर ये क्या हासिल करना चाहता है। वो जानता है कि एक मॉडल की जिंदगी कितनी ज्यादा शॉर्ट होती है, पलक झपकती ये गुजर जाती है। तो क्या ये अपनी नजरों के सामने अपने बेटे को ऐसे सिचुएशन में देख पाएगा? बस कुछ ही दशक और जिसके बाद ये पूरी तरीके से मिट्टी में मिलकर राख बन जाते हैं। तो आखिर क्यों वो क्यों अपने बेटे को खुद से दूर करना चाहता है? अब तभी यहाँ संताई इसी सोच में बाहर आ जाता है और उसे फॉलो करते हुए यहाँ वांग पिंग पीछे पीछे आ चुका था। और तभी संताई उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जिस पे वांग पिंग कहने लगता है कि हाँ हाँ ग्रैंडपा बताइए, आखिर ऐसी क्या बात है जो कि आप मुझसे कहना चाहते हो? अब यहाँ पे संताई अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है। हाँ जी, वो अपनी कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे आसपास का माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है और ये चीज अपना वांग पिंग बहुत ही अच्छे से फील करता है। तभी यहाँ संताई से कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें मेरे सेक्ट का सबसे सीक्रेट आर्ट दिखाऊंगा, जिसे देखकर तुम विटनेस करोगे कि आखिर क्यों कॉप सेक्ट के इस टेक्निक के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं, सिर्फ एक स्टार सिस्टम में नहीं बल्कि अलग अलग स्टार सिस्टम में भी। ये कहते हुए वो तेजी से अपनी स्टिक को जमीन पे मारता है, जिससे आसपास की चीजें हवा में फ्लोट करने लगती है, इंक्लूडिंग संताई। जो देखकर यहाँ वांग पिंग सरप्राइज हो जाता है और कहता है ग्रैंडपा आखिर आप ये कैसे कर पा रहे हो? क्या क्या आप वाकई में एक इमॉर्टल हो? संताई अब यहाँ अपने बारे में बताता है कि मैं संताई, मैं जब 7 साल का था तभी मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में एंटर हुआ। मैंने 7 साल की उम्र से ही दाव के पैथ को फॉलो किया और जिसके बाद अब मुझे कंट्री का हेड एल्डर भी बना दिया गया। मैंने अपने शासन में बहुत कुछ किया और आज मैं उसी इनहेरिटेंस को, उसी आर्ट को और मेरे क्लैन की इस सीक्रेट टेक्निक को तुम्हें पास डाउन करने जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ द मेरिडियन फिक्सिंग आर्ट को अनलीश करता है, जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है और तभी ऊपर से एक भारी भरकम चीज सीधा नीचे आ गिरती है। अब तभी संताई बताता है कि जैसे अभी तुम अपने सामने देख रहे हो ये एक कॉप्स पपेट है। जो सुन के वांग पिंग कहता है कि क्या एक कॉप्स पपेट, आखिर ये क्या चीज है? जिस पर संताई बताने लगता है कि ये एक ऐसा अवतार होगा तुम्हारा जो कि तुम्हारे बदले किसी भी चीज को मिटा सकता है। इसी के साथ वो स्पेस में क्रैक बनाता है और उसे काफी सारे नजारे दिखाता है, जिसके चलते वांग पिंग को और ज्यादा डर लगता है और कहने लगता है कि वैसे एक बात बताऊं, ये जो बड़ा सा आदमी है ये काफी ज्यादा डरावना है। जो सुन के यहाँ पे संताई को भी हंसी आ जाती है और वो चुटकी बजाता है, जिसके चलते ये जो कॉप्स पपेट था ये थोड़ा क्यूट बना देता है और फनी वे में उसकी तरफ देख के हंसने लगता है। लेकिन जब ये हंसता है ना तो ये और ज्यादा क्रीपी लगता है, जिसके चलते वांग पिंग कहता है कि नहीं पहले वाला ही सही था। तभी संताई अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि मेरे बेटे, जो लोग दाव को कल्टीवेट करते हैं ना वो लोग असल में लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल कर पाते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी किस्मत को भी डिफाई कर पाते हैं। तुम्हारी इलनेस, तुम्हारा लाइफ स्पैन, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा और तुम इन सब को वापस से ठीक भी कर सकते हो सिर्फ कल्टीवेशन के दौरान। एक बार तुमने दाव को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया ना तो तुम्हें इस मॉडर्न लाइफ से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हें इस मॉडर्न लाइफ की ये जो मामूली से बीमारियां हैं इससे गुजरना नहीं पड़ेगा। तुम्हें ये जो छोटे मोटे मॉडल वाली बीमारियां हैं ये बिल्कुल छू भी नहीं पाएंगी। सर्दी जुकाम तो बहुत दूर की बात है। वांग पिंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि उसने अपने फादर से क्या प्रॉमिस किया है। वो कहता है कि नहीं, मैं कभी भी दाव को कल्टीवेट नहीं कर सकता, मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया है। संताई उसे कहने लगता है कि पर अगर इसे हम दोनों के बीच में रखें तो तुम आसानी से कल्टीवेट कर पाओगे और तुम्हारे फादर को पता भी नहीं चलेगा। जिस पे वांग पिंग कहता है कि नहीं, मैं कभी भी अपने फादर से झूठ नहीं बोल सकता, इससे उनका दिल टूट जाएगा और जो कि मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। तभी संताई कहने लगता है कि तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो, जो कि दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचता है। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ने लगती है। हमारा वांग पिंग अब स्कूल भी जाने लगता है और वांग लिन उसे लगातार वो मेडिसिन हर दिन पिलाता रहता है। वांग लिन ये भी बताता है कि इस ऑर्डिनरी सी मॉडल लाइफ को जब वो एक मॉडल बन के जीता है ना तो उसका जो दाव हार्ट है ये और ज्यादा क्लियर होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा जो लाइफ एंड डेथ डोमेन है वो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है अपने आप में ही। लेकिन आगे जाने का रास्ता अभी भी बहुत ज्यादा धुंधला है, मुझे बस सब्र के साथ काम लेते रहना है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि संताई कभी भी हार नहीं मानने वाला, वो तो वांग पिंग को एक कल्टीवेटर बना के ही रहेगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग पिंग स्कूल के लिए रेडी होता है तभी यहाँ पर वो सारे टोड जो कि इसका मैसेज लेके आते हैं वो यहाँ वांग पिंग के पास आ जाते हैं, जो देखकर तो वांग पिंग भी थक जाता है। लेकिन यहाँ उसने एक बहुत ही यूनिक वे में उसे कल्टीवेशन का रास्ता बताया था। उसने यहाँ पर लिख दिया था कि आखिर कैसे इसे कल्टीवेट करना है। जहाँ एक रात वो
पढ़ रहा था कि कैसे लोग पैदा जब होते हैं तो वो नेचुरली बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं कल्टीवेट करने के लिए। उन्हें बस ये एनर्जी को कंडेंस करना है जिससे जो भी धूल है, जो भी चीजें है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगी और फिर डेंटियन में अपने सोल्स के कॉर्प्स को गैदर करना है। और ये है कॉर्प्स पपेट का द ग्रेट दाव। ये सुनकर वो समझ आता है कि उसके बुक्स को किसी ने बदला है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा सन, आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो दौड़ते हुए आता है, लेकिन ग्रैंडपा सन यानी कि संताई जो कि दरवाजे में कान लगा के सुन रहा था, वो यहाँ से इमीडिएटली रफू चक्कर हो जाता है। और जैसे ही वांग पिंग गेट खोलता है तो वो पाता है कि संताई यहाँ पे चुपचाप जाके अपनी जगह पे लेट गया। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, अपना वांग पिंग भी बड़ा हो जाता है और संताई और वांग पिंग किसी दादा और पोते की तरह आपस में खेलते रहते हैं। ऐसे ही काफी वक्त बीत चुका था और वांग पिंग अपने फादर के दिए गए उस मेडिसिन को रोज लेता था। इसी के साथ हमारा वांग पिंग अब 19 साल का हो चुका था, लेकिन वक्त के साथ साथ हर किसी को जाना पड़ता है और वो वक्त भी आ चुका था जब संताई को इस दुनिया से जाना था। और एक दिन संताई अनकॉन्शियस होकर ऐसे जमीन पे जा गिरता है, जैसा देखकर वांग पिंग दौड़ते हुए उसके पास जाता है। इसी के साथ संताई के लोग बहुत ज्यादा सेवा करते हैं और वांग पिंग का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा था। तभी यहाँ संताई उसे समझाते हुए कहता है, जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं रहता है, जो भी यहाँ पे आता है एक ना एक दिन उसे जाना ही पड़ता है। इसी के साथ वो अपने मन में कहने लगता है कि जरा मुझे देखो, मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत एक ऐसे इंसान के तौर पे किया था जो कि असल में कॉर्प्स इंसेक्ट का जो मेन लीनेज का एल्डर है, मैं उसका बेटा हुआ करता था। मैं सभी को लीड करता था और 1000 साल के अंदर मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे फाइनली पहुंच ही गया। मुझे सब फॉलो किया करते थे, सब यही कहा करते थे कि मुझे खुद हेवन ने चूज किया है इस अपॉर्चुनिटी के लिए और इमॉर्टल बनने का जो मेरा रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होने वाला है। पर फिर किस्मत ने क्या खेल खेला मेरे साथ। बस 100 साल के अंदर ही मैं इस ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर एक मामूली सा घरेलू नौकर बन के रह गया और बस यही मेरी जिंदगी का अंत है। मैं हमेशा यही सोचा करता था कि आखिर मैंने मेरी जिंदगी में वो कौन सा गलत कदम उठा लिया, मैं एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया जहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन अपने जिंदगी के आखिर के ये 10-20 साल में मुझे एहसास हुआ मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि मिलियन ऑफ चॉइस में बस कुछ ही चॉइस को अपने अकॉर्डिंग चूज कर पाया और इसी के चलते आज मेरा ये नतीजा है। यहाँ पे वांग पिंग रो रहा था, लेकिन संताई जाते हुए बस इतना ही कहता है कि जाना हर किसी को है और जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इसीलिए हमें अपने दिल में कोई भी हेट्रेड, ग्रजेस कुछ भी नहीं रखना चाहिए और जो कुछ भी है इसे भुला के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और बात करूँ मेरी, तो मेरी जिंदगी में काफी दुश्मन, काफी सारी चीजें, काफी ग्रजेस, सब कुछ हुआ है, लेकिन अब जब मैं उन्हें सोचता हूँ ना तो कुछ भी मायने नहीं करता सिवाय जिंदगी के। वांग लिन उसकी तरफ देखकर कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैंने तुमसे जो वादा किया है मैं उसे फुलफिल जरूर करूंगा। वांग लिन उसका हाथ थाम लेता है। तभी यहाँ पे संताई को अपनी जवानी के काफी सारे दिन याद आते हैं कि कैसे उसने न जाने कितने लोगों को अपने घुटनों के बल झुकने पे मजबूर कर दिया। सुजाको प्लेनेट के ऊपर जो कॉर्प सेक्ट था उसका वो इंचार्ज हुआ करता था, उसने सदियों तक वहाँ राज किया और उसका एक एरा गुजरा है जैसे कि कोई भी नहीं भुला सकता। लेकिन अंत में उसका अंजाम क्या हुआ, इसी के साथ हमें वो सीन दिखाया जाता है जब संताई को टॉर्चर किया जाता है और फाइनली वहाँ पर वो दम भी तोड़ देता है और इस दौरान काफी सारी बटरफ्लाईज आके उसे घेर लेती है, जैसे कि मानो वो उसे उसके डेस्टिनेशन तक लीड करने वाली है। अब तभी एक बटरफ्लाई उसके हाथ में आके बैठ जाती है और तभी अचानक से इसके सामने एक पोर्टल बन जाता है जिसे देखकर संताई को डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो खुद ही उसकी तरफ चलकर जाने लगता है और कहता है कि लाइफ एंड डेथ के बीच में बस एक ही अंतर है और वो है जिंदगी, तुम्हारा जीना, तुम्हारे फीलिंग्स और तुम्हारे इमोशंस। के बाद वो चलते हुए उस पोर्टल के इस पार पहुंच जाता है, यानी कि संताई ने इस दुनिया को छोड़ दिया था। इसी के साथ संताई का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है और वांग पिंग का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो चिल्लाते हुए आवाज देता है, लेकिन संताई अपनी आंखें नहीं खोलता। इसी के साथ वांग लिन, वांग पिंग ये सभी लोग संताई का बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में फ्यूनरल भी करते हैं। यहाँ इस विलेज के सारे विलेजर्स आते हैं, उसे अपनी रिस्पेक्ट देते हैं और तब बारी आती है वांग लिन की। इसी के साथ फाइनली उसका फ्यूनरल का जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो जाता है और अब ये लोग उसके कॉफिन को उठाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं और इस दौरान वांग लिन और वांग पिंग दोनों ही उसके बारे में सोचे जा रहे थे। तभी यहाँ पर जो विलेजर्स थे वो सब के सब उसी के बारे में बात कर रहे थे कि ओल्ड मैन संताई बहुत ही अच्छा इंसान था और इसकी जिंदगी पूरी तरीके से अकेलेपन में ही गुजरी है, लेकिन एटलीस्ट उसके पास उसका अडॉप्टेड ग्रैंडसन वांग पिंग था जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब दोनों बाप बेटे पहुंच जाते हैं उसी माउंटेन के ऊंचाई पर जहाँ जो आखिरी रिचुअल था वो वांग पिंग एज अ ग्रैंडसन होने के नाते वो खुद ही संताई के लिए उसे परफॉर्म करते हैं। अब तभी वांग पिंग रोते हुए कहने लगता है कि ग्रैंडपा, मेरी जो कार्विंग्स है मेरे पिता जैसी तो बहुत ही अच्छी और क्लीन नहीं है, लेकिन मैंने ये जो कुछ भी किया है ना अपने मन से किया है और प्लीज इसके लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वांग पिंग ने खुद अपने हाथों से उसके ग्रेव के ऊपर उसका नाम और बाकी सारी चीजें खुद लिखी थी। वांग ने अपने मन में संताई से कहने लगता है कि सीनियर संताई, प्लीज रेस्ट अश्योर्ड, अपनी आफ्टर लाइफ मजे से एंजॉय करो क्योंकि जो मैंने वादा किया है मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा और ऑलरेडी मैंने तुम्हारे एशेस को कलेक्ट कर लिया है और ये वांग लिन का उसूल रहा है कि वो कभी भी अपने वादे को नहीं तोड़ता, तो प्लीज रेस्ट इन पीस। और आज तक तुमने मेरे बेटे वांग पिंग के लिए एक दादा होने
के तौर पर जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कि मेरे बेटे को तुमने ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं इसका एहसास दिलाया। इसी के साथ 19 साल के इस सफर को वांग लिन याद करने लगता है कि कैसे 19 साल के अंदर वांग पिंग के साथ उसने अपनी इस पूरी जिंदगी को इसी फॉलिंग मून विलेज में बिताया है। 19 साल के इस दौरान फॉलिंग माउंटेन विलेज में काफी सारे जनरेशन का अंत भी हुआ है और काफी सारी नई पीढ़ियां जन्म भी ले चुकी हैं। जिंदगी और मौत का खेल ही ऐसा है कि एक साइकिल पूरा होता है तो दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है। पर इस विलेज की बात ही अलग है, जहाँ हर तरफ लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है वो इक्वली बैलेंस रहता है। यहाँ पर उल्टा ही है, यहाँ पे बच्चों की तादाद से ज्यादा बूढ़ों की तादाद ज्यादा है और एक एक करके एक दिन ये सारे लोग भी चले जाएंगे। आज मेरे जो नेबर्स हैं उनमें 10 में से 3 जा चुके हैं। कल्टीवेटर के लिए ये साल कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक मॉडल की लाइफ ऐसी ही होती है। एक एवरेज कल्टीवेटर की लाइफ जितनी होती है उतने में मॉडल्स की 15 से 20 पीढ़ियां आराम से जी लेती हैं। एक कल्टीवेटर के लिए एक मॉडल लाइफ ऐसा है कि जैसे दिन और रात है, लेकिन वही मॉडल्स के लिए ये बहुत बड़ा सफर है। आज मेरे आसपास जो पड़ोसी मैं देख रहा हूँ वो सभी एक ना एक दिन चले ही जाएंगे। यहाँ पे वांग लिन ना इस वक्त मॉडल लाइफ को काफी अच्छे से समझ रहा था और वो इसके हर एक पहलू को अच्छे से समझने की इसलिए भी कोशिश करता है क्योंकि उसका जो लाइफ एंड डेथ डोमेन है इसकी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, साथ ही उसका जो कॉम्प्रहेंशन है ये और ज्यादा डीप हो जाए। तभी यहाँ पे जो ब्रदर ज़्याओ है वो आ जाता है और वो वांग लिन को देखते साथ ही कहने लगता है कि ब्रदर वांग, ऑलमोस्ट 20 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है ना? नहीं, शायद 22 साल हो चुके हैं। देखो तो मेरी याददाश्त भी वक्त के साथ साथ कितनी ज्यादा कमजोर होती जा रही है, पर वक्त ऐसे निकल गया जैसे कि हाथ में रेत हो। कल ही तो ऐसा लगा था कि संताई हमारे बीच रहने आया था और आज देखो, मुझे आज भी याद है वो दिन जब तुम पहली बार इस विलेज में आए थे और तुम अपने साथ वांग पिंग को भी लाए थे और कैसे विलेज की सारी औरतें तुम्हें देखकर तुम पे अपना जान छिड़कती थी। लगा नहीं था कि इतनी जल्दी ये वक्त भी आ जाएगा, पर क्या तुमने सच में अपना मन बना लिया है? क्या तुम सच में इस विलेज को छोड़ के जाने वाले हो? सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे लगा नहीं था कि हमारी जिंदगी में कभी ये दिन भी आएगा। यहाँ पे वांग लिन हैरान था कि आखिर उसे इसके बारे में कैसे पता चला, और फिर उसे याद आता है कि पूरे के पूरे गाँव वाले वांग पिंग को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसके चलते वो उससे कोई सवाल नहीं करता और बस इतना कहता है कि माफ करना ब्रदर ज़ाओ कि मैंने इतने सालों में तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया। मेरे बेटे के लिए भी तुम्हें काफी ज्यादा ट्रबल्स का सामना करना पड़ा और तुमने हमेशा उसे अपने अंकल की तरह ही प्यार किया। जिस पे वो कहता है कि कैसी बात कर रहे हो तुम, वांग पिंग मेरे बेटे जैसा है और तुम भूलो मत मैं उसका अंकल हूँ। तभी वांग लिन उसे कहने लगता है कि हाँ, और इसीलिए वांग पिंग अब बड़ा हो चुका है, अब मैं उसे ऐसे ही विलेज के अंदर समेट के नहीं रखना चाहता। अब वक्त आ गया है कि मैं इस विलेज के बाहर उसे ले जाऊँ, यहाँ की दुनिया से उसे मिलाऊं, दिखाऊं कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत जगह है। उसे पता तो चले कि हेवन एंड अर्थ कितनी ज्यादा कमाल की जगह है, पर इसके लिए मेरा उसे यहाँ से बाहर ले जाना जरूरी है। जिस पे ब्रदर ज़ाओ भी कन्विंस हो जाता है, पर तभी वो कहने लगता है कि पर जो मेरी बेटी है ना, लगता नहीं कि उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद आने वाली है। तभी हम यहाँ पे अंकल ज़ाओ की बेटी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और वो यहाँ पर वांग पिंग से रोते हुए कहने लगती है कि वांग पिंग मुझे एक बात बताओ, तुम फ्यूचर में वापस तो आओगे ना? जिसमें वांग पिंग साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ज्यादातर चांसेस यही है कि मैं शायद कभी वापस ना आऊं। जो सुनकर तो उसका दिल टूट जाता है और यहाँ एरिया उससे कहने लगती है कि तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे नफरत है वांग पिंग। अब यहाँ पे अंकल ज़ाओ की बेटी एरिया असल में वांग पिंग को बचपन से ही काफी ज्यादा पसंद करती है। अब ये कहते हुए वो रोते हुए यहाँ से काफी दूर चली जाती है। यहाँ वांग पिंग उसे पसंद तो नहीं करता था, लेकिन जब वो रोते हुए चली जाती है ना, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक चुभन होती है। जिसके बाद वांग पिंग यहाँ से चला जाता है और विलेज के जितने भी लोग थे वो उसे अलविदा कहते हैं। और फिर वांग लिन से विलेज के जो एल्डर्स है वो भी कहने लगते हैं कि ब्रदर वांग प्लीज अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमारे वांग पिंग का भी। अब इतना प्यार देखकर इन सबका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आप सबके प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अब ये बाप बेटे अपने सफर पे निकल जाते हैं। रास्ते में वांग पिंग अपने फादर से कहता है कि मुझे एक बात बताइए, आखिर ये औरतें इतनी ज्यादा नखरीली क्यों होती हैं, स्पेशली वो अंकल ज़ाओ की बेटी। जिस पे वांग लिन कहता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते है ना? जिस पे वो कहता है कि हाँ नहीं करता पसंद, पर जब वो रो रही थी ना तो मुझे यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। ये सुनकर वांग लिन स्माइल करता है और यहाँ से चुपचाप जाने लगता है। जो देखकर वो कहता है कि अरे मेरी बात तो सुनो, आप समझे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे अब मैं कैसे समझा? खैर ये सब छोड़िए और बताइए आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? जिस पे वो बताता है कि सबसे पहले हम माउंटेन को देखने चलेंगे, जहाँ हम काफी सारे पहाड़ों को देखेंगे, जहाँ जाकर हम देखेंगे कि कैसे धरती और आसमान एक साथ एक होते हैं और एक ही वक्त पर हम दोनों को एहसास करेंगे। जिस पे वो कहता है कि आपके कहने का मतलब ये है कि हम कीलियान माउंटेन पीक पे जा रहे हैं। जिस पे वांग लिन कहता है कि नहीं, बल्कि हम इससे भी ऊंची जगह जाएंगे, एक ऐसा हाईएस्ट पॉइंट जहाँ जाके तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे ही वो सफर पे निकल पड़ते हैं और यहाँ वांग पिंग को वो समंदर दिखाता है, लिखना पढ़ना सिखाता है और ऐसे ही फिर नदियाँ पहाड़ सब कुछ दिखाता है। और इस जर्नी के दौरान वांग लिन बताता है कि मैंने इस मॉडर्न लाइफ से अब तक यही सीखा कि जो लाइफ एंड डेथ का साइकिल है वो एक हवा में उड़ते हुए बादल की तरह है, जो कि ऐसे ही गुजरता जाता है और अपने पीछे कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ता और कब गायब हो जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। मेरे जो कुछ फेलो कल्टीवेटर्स है उन्होंने मेरे सामने ही दम तोड़ा। उनकी मौत से मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी ज्यादा प्रीशियस है। एक
लेकिन जो ऑरा ऑफ लाइफ है उसे मैंने बहुत ही कम एक्सपीरियंस किया है। मैंने अब तक देख तो लिया कि जिंदगी में मौत का कितना इंपॉर्टेंस है, लेकिन लाइफ के पार्ट को मैंने बहुत ही कम एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ओरिजिनली मुझे अब तक यही लगता आ रहा था कि जो रीइंकार्नेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ है वही अल्टीमेट है। लेकिन जब संताई के आखिरी अल्फाजों को सुना तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो रीइंकार्नेशन है लाइफ एंड डेथ का, ये तो बस एक मामूली सा एक ऐसा कनेक्शन है जो कि कर्मा से लिंक्ड करता है। हम फसल लगाते हैं, ये हमारा कर्मा है, और फसल का उगना फिर इसका खाना, ये सब कुछ कार्मिक कॉज एंड इफेक्ट है। बेसिकली यहाँ पे जो वांग लिन का लाइफ एंड डेथ डोमेन था ना, ये अब इवॉल्व होके काफी आगे बढ़ चुका था। अब यहाँ पे वांग लिन इससे ऊपर स्टेप पे चीजें देखने लगता है, वो है कर्मा। और कहीं ना कहीं वांग लिन के अंदर इस वक्त दाव ऑफ कर्मा बनने लगा था कि ऐसा बीज जो कि आगे चलकर वांग लिन के लिए कर्मा डोमेन का रूप ले लेगा, और जितनी ज्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा वांग लिन के लिए फायदेमंद होगा। इसी के साथ वांग लिन कहने लगता है कि 19 साल की जिंदगी में हमने काफी कुछ देखा है, और अब जबकि संताई चला जा चुका है तो उसके साथ हमारा कर्मा भी पूरा हो गया, और अब आगे का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर है। और अब मैं मेरे बेटे को लेकर इस दुनिया को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा हूँ, ताकि उसके दिल के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। बस में जितना हो सकता था मैंने वो सब कुछ मिटा दिया है, लेकिन कुछ चीजें नेचुरली ही की जा सकती है। और मेरा बेटा एक नॉर्मल जिंदगी जिए, उसके लिए उसके सोल और उसके हार्ट का प्योर होना बहुत जरूरी है। अब ऐसी कहानी आगे बढ़ती है। वांग लिन वांग पिंग को लेकर पानी में मछली भी पकड़ता है, खेतों में भी जाता है, और ऐसी हर जगह वांग लिन एक एक अरसा बिताता है। और इसी हार्ट टचिंग मोमेंट के साथ गाइस हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और ये पार्ट तुम्हें कैसा लगा, और स्पेशली बिना कल्टीवेशन पावर और बिना किसी धूम धड़ाके के आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो, और हाँ, कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट जरूर बताना। ठीक है, बाय।